ठीक है, मुगल में हमें किसको पढ़ना है? बाबर को पढ़ना है। अगर बाबर की बैकग्राउंड की बात करें तो बाबर क्या है? तैमूर और मंगोल, ये दोनों का मिश्रण है। फादर साइड से तैमूर का 5वां वंशज है और मदर साइड से मंगोल का 14वां वंशज। लिख लीजिएगा, ये जो दो फाइटर, दुनिया के दो सबसे फाइटर जाति जो है तैमूर और मंगोल का मिक्सर है। फादर साइड से तैमूर का मिक्सअप है और मदर साइड से मंगोल का मिश्रण है। इसके फादर का नाम है उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। और मदर है कुतलुग निगार खां। कुतलुग निगार खां, मदर हैं कुतलुग निगार खां, फादर हैं उमर शेख मिर्जा। इसकी जागीर है फरगना, फरगना के जागीर था। और इसके वंश को कहते हैं चगताई वंश। चगताई वंश। इसके वंश को कहा जाता है चगताई वंश। क्लियर? फादर साइड से तैमूर, मदर साइड से मंगोल। फादर का नेम है उमर शेख मिर्जा, मदर है कुतलुग निगार खां। और इसकी जो जागीर थी फरगना, फरगना का जागीरदार था। नॉट क्लियर? तो अब पहले ही देखो, कहते हैं ना कि गुड़ देखो, दो फाइटर हैं, इनका इनका क्या था? मिक्सअप था। अब देखिए होता क्या है, उस समय मिडिल एशिया में उज्बेक सरदार सैबानी खान काफी पावरफुल इमर्ज हो रहा था। और उसने क्या किया, सैबानी खान के द्वारा ये लोग बार बार बाबर पराजित हो गया। कई बार सैबानी खान ने क्या किया, बाबर को डिफीट किया। जब बाबर को सैबानी खान ने पराजित किया तो इसका मतलब क्या था कि मिडिल एशिया में इसका फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा था, मध्य एशिया में इसका फ्यूचर नहीं था। क्योंकि बार बार सैबानी खान क्या कर रहा है? डिफीटेड द बाबर, बाबर को क्या कर रहा था? पराजित कर रहा था। तो ये बाबर क्या करता है, यहां से भगता है और भाग के चला जाता है काबुल। भाग के कहां चला जाता है? काबुल। यहां से भाग के काबुल चला जाता है और काबुल में ही जाके ये पादशाह की टाइटल अडॉप्ट करता है। लिख लीजिएगा, काबुल में पहुंच के ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ पादशाह, पादशाह की उपाधि धारण करता है। पादशाह की उपाधि धारण करता है। इसकी जो पारंपरिक उपाधि थी मिर्जा थी, मिर्जा की उपाधि को छोड़ देता है। जो इसकी पारिवारिक उपाधि थी मिर्जा, दे लेफ्ट द टाइटल ऑफ मिर्जा एंड एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ पादशाह। ये जो पारंपरिक मिर्जा की टाइटल है, मिर्जा की टाइटल को छोड़ देता है और ये किसकी टाइटल अडॉप्ट करता है? पादशाह की टाइटल अडॉप्ट करता है। ये है इसका बैकग्राउंड बाबर का। मतलब द नेम ऑफ फादर वाज उमर शेख मिर्जा, मदर कुतलुग निगार खां, द जागीर फरगना। ठीक है। और ड्यू टू सैबानी खान ही वेंट टू काबुल एंड एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ बादशाह एंड लेफ्ट द ट्रेडिशनल टाइटल ऑफ मिर्जा। मिर्जा की उपाधि को छोड़ देता है और एक नई उपाधि धारण करता है बादशाह की। यहां तक क्लियर है? ये है इसका बैकग्राउंड। क्लियर? देन अब देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है। दैट टाइम इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी क्या है? दिल्ली का सुल्तान है। इब्राहिम लोदी क्या है? दिल्ली का सुल्तान है। और इब्राहिम लोदी क्या है? क्वालिफाइड पर्सन नहीं है, योग्य व्यक्ति नहीं है। अब इब्राहिम लोदी के समय पंजाब का सूबेदार है दौलत खां लोदी।
दौलत खां लोधी, ये पंजाब का सूबेदार है, दौलत खां लोधी। और इसका चाचा है आलम खां लोधी। समझिएगा जो मैं बता रहा हूं, इब्राहिम लोधी क्या है, दिल्ली का सुल्तान है। इसके अपोजिशन में है पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी, एंड अंकल है इसका आलम खां लोधी, ये भी इसका विरोधी है। ये कहा जाता है कि ये दोनों इनवाइट करते हैं बाबर को कि आओ बाबर तुम आक्रमण करो, इनवाइट करते हैं। उसी समय मेवाड़ का राजा है राणा सांगा, वो भी ये राजपूत राजा है इसी समय। तो ये बैकग्राउंड है, मतलब दिल्ली पे इब्राहिम लोधी कंट्रोल नहीं कर पा रहा, काफी विरोध चल रहा, और इसी का फायदा कौन उठाता है, बाबर उठाता है। बात समझे? तो दिल्ली की राजनीति में अगर हम देखें तो इब्राहिम लोधी उस समय क्या है, दिल्ली का सुल्तान है। इब्राहिम लोधी क्वालिफाइड नहीं है, योग्य व्यक्ति नहीं है। इब्राहिम लोधी को चैलेंज कौन कर रहा, सूबेदार, पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी। और चैलेंज कौन कर रहा, आलम खां लोधी जो इसका चाचा है। लिख लीजिएगा, ये दोनों नाम पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स का टॉपिक है, सब पूछे जाते हैं। दौलत खां लोधी वाज द सूबेदार या इक्तदार, लिखिएगा इक्तदार ऑफ पंजाब। आइए, कहा जाता है बाबरनामा में बाबर ने उल्लेख किया है कि राणा सांगा ने भी, बाबरनामा में वल्ली मिलता है कि राणा सांगा ने भी इसको इनवाइट किया था, राणा सांगा ने इनवाइट किया था भारत पे आक्रमण करने के लिए। अकॉर्डिंग टू बाबरनामा, मेवाड़ किंग राणा सांगा इनवाइटेड टू बाबर। यहां तक क्लियर है, किसी कोई कंफ्यूजन? नाम सब लिखिए, क्योंकि प्रीलिम्स का टॉपिक है तो फैक्ट पूछे जाते हैं। इसे जितने नाम बता रहे हैं, ज्यादा मैं बताता नहीं हूं, लेकिन जो बता रहा हूं उतना कर लीजिएगा तो काम आपका हो जाएगा, फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखिए समझिएगा, दिल्ली में जब ऐसी कंडीशन होगी, अब यह बंदा 1504 के बाद से ही काबुल में दिल्ली को देख रहा, गरीबी का जीवन जी रहा, और दिल्ली की राजनीति पे नजर लगाए बैठे हुए। जिससे अब देखिए क्या करता है, अब इसको माहौल तो समझ में आ रहा है कि माहौल अच्छा नहीं है। अब जैसे मान लो खिचड़ी खाते हैं आप, तो खिचड़ी कैसे खाते हैं, अगर थाली में दे दिया जाए तो बीच से खाएंगे कि किनारे से खाएंगे, किनारे से खाएंगे, खाएंगे ना। धीरे धीरे खिचड़ी ठंडी होती चली जाएगी। इसी तरीके से इसने क्या करना चालू किया, धीरे धीरे अटैक करना चालू किया। ये देखा जाए माहौल कैसा है। 1519 में पहला अटैक करता है बाबर, लिखिएगा 1519 में पहला अटैक करता है बाबर। 1519 में पहला अटैक करता है बाजौर पे। बाजौर पे पहला आक्रमण करता है 1519 में। बाजौर पे पहला आक्रमण करता है, बाजौर, एंड एक्वायर्ड द फोर्ट ऑफ भेरा, और यहीं पे भेरा के किले को जीत लेता है, भेरा के किले को जीत लेता है। एक्वायर्ड द फोर्ट ऑफ भेरा, भेरा के किले को जीत लेता है। और कहते हैं फर्स्ट टाइम यहीं पे गन पाउडर का यूज करता है, बारूद का प्रयोग करता है। बाबर में भारत पे ही गन पाउडर का यूज करता है। भेरा के किले को जीतने के दौरान ही गन पाउडर का प्रयोग करता है। भेरा को किले को जीतने के दौरान ही फर्स्ट टाइम गन। अब इसके बाद ये धीरे धीरे आक्रमण करके यहाँ के कंडीशन को देखता है। अब देखता है कि ये लिखा है कि दौलत खां लोधी, इसको खुद भी दौलत खां लोधी और ये लोग क्या सोचते हैं, राणा सांगा, ये लोग क्या सोचते हैं कि इसके पहले तैमूर भारत पे आक्रमण किया, भारत को लूटा और चला गया। इनको ये लगता था कि बाबर भी आएगा तो भारत को लूटेगा और चला जाएगा, और पूरी सत्ता इब्राहिम लोधी खत्म हो जाएगा और हम इस पे कब्जा कर लेंगे और भारत क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। इनको ये नहीं पता था कि ये भगोड़ा है, ये खुद ही भाग के आया है, और ये सोच रहा था। ये लोगों ने जज नहीं कर पाए, मतलब इन्होंने बाहरी राजनीति से इनको उतना मतलब नहीं था। और ऐसे में क्या हुआ कि
बाबर भारत की परिस्थितियों को धीरे धीरे जानने लगा, इसको समझना चालू कर दिया, और इसी का परिणाम हुआ कि 1526 में बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का पहला युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो बैकग्राउंड ये है कि इब्राहिम लोदी योग्य नहीं था। इब्राहिम लोदी के जो सरदार था, पंजाब का इक़्तिदार था, दौलत खां लोदी, वो खुद ही इनवाइट करने के चक्कर में था। इसका जो रिलेटिव चाचा था, अंकल, वो भी इनवाइट कर रहा है। और बाबरनामा में ही केवल मिलता है कि बाबरनामा, बाबर लिखता है, बाबर की ऑटोबायोग्राफी है कि राणा सांगा ने भी हमें इनवाइट किया था, और कहीं नहीं मिलता, राजपूत राजा। तो इस तरीके से इन लोगों का ये मानना था कि इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी लड़ेंगे, इब्राहिम लोदी खत्म हो जाएगा और बाबर चला जाएगा, फिर दिल्ली हमारी हो जाएगी। इनको नहीं पता था कि ये यहाँ रहने आ रहा है। क्लियर? तो क्या हुआ, इसी बैकग्राउंड में 1519 से ही वो धीरे धीरे भारत पे आक्रमण करता रहा, करता रहा। जब माहौल इसको पूरा अपने अकॉर्डिंग लगा कि अब माहौल हमारे अकॉर्डिंग है, तो पहला जो प्रॉपर युद्ध होता है वो होता है पानीपत का पहला युद्ध 1526 में। पॉइंट क्लियर? पानीपत का पहला युद्ध 1526 में। इब्राहिम लोदी और बाबर के। क्लियर? और इसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है। कहते हैं कि पहला सुल्तान था जो युद्ध में मारा गया। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है इब्राहिम लोदी, जो युद्ध में मारा गया, और बाबर पानीपत का युद्ध जीत जाता है। अब देखिए, अब जब जीत गया ये युद्ध, ये जीत गया, तो अब सोचिए इससे आपने क्या सीखा। मजाक बात है, 1504-5 से 1526 तक इंतजार अच्छे समय का करता रहा। 20-22 साल अच्छी, इसलिए पेशेंस व्यक्ति को कभी खोना नहीं चाहिए। इससे सीखिए कि 20-22 साल ये इंतजार करता रहा कि अच्छा समय आएगा और हम अपने को बदलेंगे। मतलब मुगलों से सीखना हो तो ये सीखिए कि कंडीशन चाहे जितनी खराब हो, परिस्थितियां चाहे जितनी खराब हो, व्यक्ति को होप नहीं खोना चाहिए। 20-22 साल एक पीढ़ी निकल जाती है, 20-22 साल अच्छे समय का इंतजार करता है कि अच्छा समय आएगा, और अच्छा समय आता है और चीजें इसके अनुकूल होती हैं, वहां से भाग के रह रहा है। तो जब पानीपत का युद्ध जीतता है, तो सभी को चांदी का सिक्का बांटता है खुशी में, और उसके बाद इसको एक टाइटिल अडॉप्ट किया जाता है, कलंदर। इसको अपने एक टाइटिल अडॉप्ट करता है जिसको कहते हैं कलंदर। कलंदर की उपाधि धारण करता है। अपनी उदारता के कारण एक कलंदर की क्या करता है, उपाधि धारण करता है, और यहीं पे कहता है इंडेड द पोवर्टी, गरीबी खत्म हो गई अब हमारी। यहीं पे कहता है कि अब हमारी गरीबी खत्म हो गई। क्लियर? तो पानीपत के, अब देखिए, अब मुद्दा ये आता है कि राणा सांगा को क्या लगता था कि यहां से चला जाएगा, ये तो जाने के लिए तैयार नहीं होता। तो अब राणा सांगा के कहा सामने कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि राणा सांगा क्या, राजपूत राजा थे उस समय, बड़े पावरफुल राजा थे। उनको लगता था कि ये लड़के चला जाएगा, ये यहाँ पे भारत में क्या हो गया, रुक गया। जब रुक गया तो अब राणा सांगा के सामने कोई ऑप्शन नहीं था। तो दूसरा युद्ध होता है खानवा का युद्ध, देखिएगा 1527 में। खानवा का युद्ध 1527 में। 1527 में होता है खानवा का युद्ध। ये होता है राणा सांगा और आपके बाबर के बीच। इसमें लिख दिएगा राणा सांगा पराजित हो जाते हैं।
और यहीं पे ये नारा जिहाद का नारा धारण करता है। लिखिएगा, ये स्लोगन देता है जिहाद। धर्म युद्ध, जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। और खानवा के युद्ध के बाद ही गाजी की उपाधि धारण करता है। लिखिएगा, आफ्टर द बैटल ऑफ खानवा ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ गाजी, गाजी की उपाधि धारण करता है। गाजी की, खानवा के युद्ध के बाद ही ये गाजी की उपाधि धारण करता है। गाजी, गाजी का मतलब होता है फाइटर, क्या कहते हैं, योद्धा और धर्म प्रचारक। पंद्रह सौ अट्ठाईस में चंदेरी का युद्ध होता है मेदिनी राय के साथ। ये भी पराजित हो जाते हैं, जो बाबर के, अरे, राणा सांगा के सहयोगी होते हैं। चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में। चंदेरी का युद्ध होता है। मेदिनी राय और बाबर ये भी पराजित हो जाते हैं। मेदिनी राय एंड बाबर, चंदेरी का युद्ध होता है मेदिनी राय एंड बाबर। और 1529 में होता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों के साथ, अफगान और बाबर। और बाबर यह भी युद्ध जीत जाता है, अफगान एंड बाबर। घाघरा का युद्ध 1529 में, मतलब लगातार युद्ध लड़ा है ये, पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का और घाघरा का। और इन चारों युद्ध में ये जीत जाता है और इस तरीके से मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना। पॉइंट क्लियर? ये इसका पॉलिटिकल कैसे भारत पे आया। तो उस समय भारतीय राजनीति में मैं फिर से बता दूं, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का सूबेदार सुल्तान था, योग्य नहीं था। इसके काफी अंगेस्ट में लोग थे, लाइक दौलत खां लोदी, आलम खां लोदी, राणा सांगा भी विरोधी था, राजपूत राजा। बाबर नजर लगाए हुए था भारत पे, वो देख रहा था इंडिया की दिल्ली की कंडीशन कैसे चेंज हो रही है, और धीरे धीरे 19 से आक्रमण करना चालू किया। बाजौर पे पहला आक्रमण किया, भेरा के किले को जीतने में ही गन पाउडर का यूज किया था, बारूद का प्रयोग करने वाला नॉर्थ में इंडिया में था। और इसके बाद धीरे धीरे माहौल देखता गया, और पानीपत के पहले युद्ध में प्रॉपर युद्ध होता है जिसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है। फिर खानवा का युद्ध होता है, राणा सांगा पराजित होता है। इसके बाद एक गाजी योद्धा और धर्म प्रचारक कहेंगे, जिहाद का नारा देता है, ये सब चीजें करता है जिससे लोग को मोटिवेट किया जा सके। इसके बाद चंदेरी मेदिनी राय पराजित होते हैं, और अफगान जो बचे थे घाघरा के युद्ध में वो पराजित होते हैं। इस तरीके से बाबर ने इन चारों युद्धों के बाद मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना की। ये बाबर का बैकग्राउंड है। किसी को कोई कंफ्यूजन? इतना तैयार रखिएगा तो नशे में भी रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। टॉपिक आपका इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। ये अगर दिमाग में है तो चाहे प्री दीजिए चाहे कुछ दीजिए। क्लियर? तो बैकग्राउंड मैंने बताया, फादर साइड मदर साइड क्या था, क्यों ये भाग के आया। पैतृक उपाधि इसकी मिर्जा थी, मिर्जा को छोड़ के इसने क्या धारण किया, बादशाह की उपाधि धारण की। क्लियर? अब इसके बाद क्या होता है, लेकिन बाबर केवल फाइटर ही नहीं था, बाबर एक बड़ा स्कॉलर भी था। बाबर ने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, बाबरनामा, जिसको कहते हैं तुजुक के बाबर, दुनिया की बेस्ट ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है बाबरनामा। इसकी आत्मकथा है बाबरनामा। बाबरनामा दुनिया की बेस्ट ऑटोबायोग्राफी में इसकी गिनती की जाती है, जो तुर्की भाषा में आत्मकथा कहते हैं।
जो तुर्की भाषा में है, याद रखिएगा तुर्की भाषा में है। ओरिजिनली ये जो लिखी गई है तुर्की भाषा में लिखी गई है। इसी को तुजुक के बाबरी भी कहा जाता है। ये तुर्की भाषा में लिखी गई है, दुनिया की बेस्ट ऑटोबायोग्राफी इसको माना जाता है। ये बाबरनामा में भारत की उस समय की पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में जानकारी मिलती है। लिखिएगा, दे गिव द नॉलेज अबाउट पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, नॉलेज ऑफ दिल्ली, या कह सकते हैं कि इंडिया। उस समय कहता है कि भारत में 5 मुस्लिम और 2 हिंदू राज्य थे। बाबरनामा कहता है कि उस समय भारत में 5 मुस्लिम और 2 हिंदू राज्य थे। 5 मुस्लिम और 2 हिंदू राज्य थे उस समय। बाबरनामा कहता है कि भारत में उस समय 5 मुस्लिम और 2 हिंदू राज्य थे। 5 मुस्लिम लिख लीजिए कौन कौन से थे। दिल्ली, मालवा, बहमनी, गुजरात और बंगाल। दिल्ली, मालवा, बहमनी, गुजरात और बंगाल। बंगाल नहीं लिखा, बंगाल। ये 5 मुस्लिम राज्य थे उस समय, बाबरनामा कहता है। अगर अब देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी, तो लिखिएगा कि बाबरनामा ही मेंशन किया है कि उस समय भारत में 5 मुस्लिम वंश थे। दिल्ली में था, मालवा में था, बहमनी था, गुजरात था और बंगाल था। 2 हिंदू राज्य थे, विजयनगर और मेवाड़। 2 हिंदू राज्य थे, विजयनगर एंड मेवाड़। और उस समय विजयनगर का शासक था कृष्णदेवराय। बाबरनामा में कृष्णदेवराय को उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली शासक माना गया। विजयनगर का शासक है कृष्णदेवराय। उस समय बाबरनामा में कृष्णदेवराय भारत का सबसे पावरफुल शासक था। पॉइंट क्लियर। तो क्वेश्चन पूछा यूपीपीसीएस ने एक बार कि उस समय विजयनगर का कंटेम्प्रेरी शासक रूलर कौन है, तो कौन है, कृष्णदेवराय। और कृष्णदेवराय बाबरनामा में कहा गया कि उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो बाबरनामा में 5 मुस्लिम और 2 हिंदू राज्य के बारे में वर्णन किया गया है। और मेवाड़ का शासक कौन है, राणा सांगा। पॉइंट क्लियर, कोई कंफ्यूजन किसी को, क्लियर। अब देखिए, तो बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है, ये भारत की लिखेगा रिवर्स के बारे में, भौगोलिकल ज्योग्राफिकल कंडीशन की भी नॉलेज देता है। नदियों के बारे में, पहाड़ पर्वत, इनके बारे में भी जानकारी देता है बाबरनामा। गिव नॉलेज अबाउट ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ इंडिया, भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी जानकारी देता है। सोशल कंडीशन के बारे में भी नॉलेज देता है। लाइफ स्टाइल कैसा था लोगों का, मतलब सोशल जो कंडीशन था उसके बारे में भी जानकारी देता है। कैसे लोग रहते थे, यहाँ के पशु पक्षी, मतलब पूरी जो है सबकी जानकारी देता है बाबरनामा। तो उस समय भारत के इतिहास को जानने का एक बड़ा क्या है, सोर्स है। और कहते हैं कि ये बेस्ट ऑटोबायोग्राफी में गिना जाता है।
कई लोगों ने ट्रांसलेट किया, इसको पर्शियन में किया, लेकिन सबसे अच्छा जो इंग्लिश में ट्रांसलेट माना जाता है, जिसका हुआ डायरेक्ट, वो था मिस बेबरिज के द्वारा। मिस बेबरिज। मिस बेबरिज ने जो इसको ट्रांसलेट किया फ्रॉम तुर्की टू इंग्लिश, ये सबसे बेस्ट ट्रांसलेशन माना जाता है बाय मिस बेबरिज। ये पूछा जाता है, लिख लीजिएगा। इसके अलावा कई लोगों ने ट्रांसलेट किया, इसका पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ, अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। इसको सबसे बेहतर मानते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना ने पर्शियन लैंग्वेज में किया। अब्दुल रहीम खान खाना ने पर्शियन लैंग्वेज में, फारसी भाषा में किया। अकबर के समय इसका अनुवाद, अकबर के समय भी इसका अनुवाद हुआ, पायंदा खान ने भी किया। अकबर के समय इसका अनुवाद पर्शियन लैंग्वेज में पायंदा खान। इन्होंने भी किया था अकबर के टाइम में, पर्शियन लैंग्वेज में। इसने मुबैयान नामक, हाँ? अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, पायंद खां, कई लोगों ने किया है, लेकिन सबसे बढ़िया जो अनुवाद माना जाता है बेबरिज का, इंग्लिश जो की है, मिस बेबरिज का। मुबैयान जो क्या है, ये एक प्रकार का पोएट्री स्टाइल है, पद्य शैली है, कह सकते हैं। इस एक नई स्टाइल चालू किया था मुबैयान, कविता लिखने की एक नई शैली, स्टाइल इसने एक वो किया था, मुबैयान कहा जाता है। अब्दुल रहीम खान खाना नाम है इसका, खान खाना की टाइटल दी गई थी, इसका नाम है। इसने एक और रचना की थी, रिसाले उसज, जिसको खते बाबरी कहा जाता है। रिसाले उसज, जिसको कहते हैं खते बाबरी। खते बाबरी, जिसको कहा जाता है खते बाबरी, रिसाले उसज को कहते हैं खते बाबरी। ये एक रचना है, किताब है, जिसको कहते हैं खते बाबरी। क्लियर? ये है बाबर। बाबर के मरने के, चूंकि इसको ज्यादा समय नहीं मिला, 1530 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो बहुत ज्यादा कुछ करने का समय नहीं मिला। ये पूरा का, ये बगीचे लगाने का बड़ा शौकीन था, बाग लगाने का बड़ा शौकीन था। क्लियर? तो इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता बाबर को। तो बाबर के बारे में इतनी जानकारी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि बाबर फरगना की जागीरदार का लड़का था। फादर थे उमर शेख मिर्जा, मदर थी कुतलुग निगार खां। तैमूर और मंगोल का मिक्सचर था ये। दोनों दुनिया की सबसे लड़ाकू जातियों के में जाना जाता है इन दोनों को, इनका मिक्सचर था ये। फरगना में सैबानी खान के कारण इसको भागना पड़ा, काबुल में आया, काबुल में इंतजार करने लगा। भारतीय राजनीति पर नजर थी। भारत में जब परिस्थितियां चेंज हुई, इब्राहिम लोदी आया, योग्य नहीं था, माहौल बनना चालू हुआ। 1519 से भारत पे आक्रमण करना चालू किया, धीरे धीरे किया, और फिर फाइनली पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है। राणा सांगा को खानवा के युद्ध में पराजित कर देता है। इसके बाद चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को पराजित कर देता है। घाघरा के युद्ध में अफगानों को पराजित कर देता है। क्लियर? इसके बाद 4 युद्ध जीतने के बाद लगभग ये दिल्ली पे स्टेबल कर लेता है अपने को, बादशाह की उपाधि धारण करता है, कलंदर की उपाधि धारण करता है, गाजी की उपाधि धारण करता है। वो अपनी उदारता के कारण चांदी के सिक्का डोनेट कराता है, जिसके कारण इसको कलंदर कहा गया। क्लियर? इस प्रकार से इसने भारत पे, यह केवल फाइटर नहीं था, स्कॉलर भी था। इसकी ऑटोबायोग्राफी दुनिया की बेस्ट ऑटोबायोग्राफी में मानी जाती है, जो तुर्की लैंग्वेज में लिखी गई। तुजुक के बाबरी या बाबरनामा कहा जाता है। बाबरनामा में उस समय भारत की ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, सोशल, लाइफ स्टाइल, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। पॉलिटिकल में याद रखिएगा, 5 मुस्लिम और 2 हिंदू राज्य के बारे में वर्णन करता है।
5 मुस्लिम है, मालवा है, दिल्ली है, बहमनी है, गुजरात है, ठीक है, बंगाल है, और हिंदू राज्य में है विजयनगर और मेवाड़। उस समय कहता है कि विजयनगर का शासक है कृष्णदेवराय, और कहा जाता है कि कृष्णदेवराय उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। बाबर के समय सबसे पावरफुल हिंदू राजा था कृष्णदेव राय। मौका इसको ज्यादा मिलता नहीं, 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर हीरो आता है हुमायूं, लिखिएगा हुमायूं। कोई कंफ्यूजन किसी को बाबर में हो तो बताइए। इतना तैयार रखिएगा तो फिर चाहे आप कोई एग्जाम दीजिए, यहां तक कि यूजीसी नेट भी दीजिए, तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। और ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि भारत की जो सुल्तान की टाइटिल को ये हटा देता है, किसकी टाइटिल, बादशाह, बादशाह की उपाधि धारण करता है, मैंने पहले ही बता दिया मुगल काल में। हुमायूं के बारे में कहते हैं, कुछ बताइएगा हुमायूं के बारे में, कुछ बताइए आप लोग, कुछ बताइए। इतना बाबू तैयार कर लीजिएगा, मतलब आप किसी भी मूड में रहे, कोई पूछे बाबर, तो इतनी चीजें अगर याद है तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। फिर चाहे आप पढ़ो ना पढ़ो, ये मान के चलना कि ये तैयार है तो बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। बस मानसिक रूप से हमारी बात समझ लीजिए और फैक्ट तैयार कर लीजिए तो बाहर नहीं जाएगा। आप फिर चाहे कोई एग्जाम 10 साल 20 साल का पेपर देख लीजिए, पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा। क्लियर। हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली। हुमायूं का जो शाब्दिक अर्थ है वो मतलब फॉर्चुनेट, भाग्यशाली कहा जाता है। हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली। हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि हुमायूं ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में काफी बिलीव करता था। लिख लीजिएगा, कुछ पॉइंट लिख लीजिए पहले हुमायूं के बारे में। हुमायूं, हुमायूं का मतलब है भाग्यशाली। हुमायूं ज्योतिष में काफी विश्वास करता था और सातों दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। 7 डे 7 कलर के कपड़े पहनता था। जैसे आज पहनते ना लोग, शनिवार को काला पहनते हैं, अलग अलग मंगलवार को लाल पहनते हैं, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर पहना जाए तो सातों दिन 7 रंग के कपड़ा पहनता था। अफीम का बहुत बड़ा शौकीन था, लिखिएगा, फाउंड ऑफ अफीम। अफीम खाने का बहुत बड़ा शौकीन था ये। He was the first Mughal emperor who distributed the empire among the brothers. यह पहला मुगल बादशाह था जिसने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया। डिस्ट्रीब्यूटेड द एम्पायर अमंग द ब्रदर्स, अपने भाइयों में बांट दिया। यह पहला मुगल बादशाह था जिसने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया था। इसके एक भाई था कामरान, लिखिए, कामरान को काबुल मिला। कामरान को काबुल एंड कांधार। कामरान को काबुल और कांधार, इसका भाई था, साम्राज्य बांटा तो कामरान को काबुल और कांधार दिया। अस्करी को दिया संभल, अस्करी को संभल। अस्करी, अस्करी को संभल। हिंदाल को अलवर की जागीर, हिंदाल को अलवर। हिंदाल को अलवर।
इसका कजन था, चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा, उसको बदक्सा की जागीर देता है। सुलेमान मिर्जा इसको बदक्सा की जागीर देता है, इसका चचेरा भाई था। बदक्सा की टाइटल देता है। इस प्रकार से अपने सभी भाइयों में इसने साम्राज्य को बांट दिया था, लेकिन इसके भाइयों ने इसका साथ नहीं दिया। जब जरूरत पड़ी इसको तो इसके भाइयों ने इसका साथ नहीं दिया, लेकिन इसने पूरे साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया था। शुरुआत में इसके विरोधी हैं, लिखिएगा, जो इसका विरोध किया था, निजामुद्दीन अली खलीफा, जो बाबर का मंत्री था, उसने इसका विरोध किया था। निजामुद्दीन अली खलीफा, ये बाबर को योग्य नहीं मानता था और इसने बाबर का शुरुआत में विरोध किया था। अकॉर्डिंग टू हिम बाबर वाज नॉट क्वालिफाइड पर्सन टू रूल, ये मानता था कि बाबर जो है शासन करने योग्य नहीं है, इसलिए इसका विरोध किया था। और मेहदी ख्वाजा को गद्दी पे बैठाना चाहता था। मेहदी ख्वाजा को, ये मेहदी ख्वाजा को गद्दी पे बैठाना चाहता था। अगर कोई पूछेगा शुरुआत में इसका विरोध कौन करता है, इसका मंत्री है निजामुद्दीन अली खलीफा, जो चाहता है मेहदी ख्वाजा को गद्दी पे बैठाना। क्लियर? हुमायूं का बैकग्राउंड, हुमायूं के बैकग्राउंड को दो भागों में बांट के देखते हैं। हुमायूं को देखिए दो चैलेंज था, अगर पूछा जाए कि व्हाट वाज द फेसिंग द चैलेंज टू हुमायूं, हुमायूं को क्या चैलेंज फेस कर रहा था, तो दो चैलेंज थे। एक था अफगानों का, अफगान का चैलेंज फेस कर रहा था, और सेकंड चैलेंज फेस कर रहा था गुजरात का शासक बहादुर शाह। इन दो लोगों से चैलेंज इसका था, दो चुनौतियां इसके सामने बहुत तगड़ी थी। एक अफगान अफगान का शासक था शेर शाह सूरी, ये चैलेंज फेस किया, शेर शाह सूरी के द्वारा इसको चैलेंज मिला। और दूसरा था गुजरात का शासक बहादुर शाह। लिखिएगा, दो प्रकार के, दो टाइप के चैलेंज मिले, दो लोगों ने इसको चुनौती पेश की। एक था अफगान शेर शाह सूरी, और दूसरा था आपका गुजरात का शासक बहादुर शाह। दो लोगों ने इसको चैलेंज दिया, पॉइंट को समझिएगा। हुमायूं का जो पहला फेज रहा, इसको दो प्रकार के चैलेंज मिले। पहला अफगानों का चैलेंज मिला और दूसरा मिला इसको, इसके बारे में कहते हैं कि ये फाइटर नहीं था, ही वाज नॉट अ फाइटर। इसके बारे में कहते हैं कि योद्धा नहीं था, ये अयोग्य व्यक्ति था, लग्जरियस लाइफ जीने वाला था, ये कहा जाता है। लेकिन अगर आप देखो इसके बारे में, अगर सही तरीके से आप सोचो, ये है आपका बंगाल, बिहार और बंगाल। बिहार और बंगाल में अफगान तेजी से आगे बढ़ रहे थे और लीडर बन रहा था शेर शाह सूरी। और ये है गुजरात, गुजरात में बन रहा था बहादुर शाह। अब देखो इसकी कमजोरी क्या रही, योग्य ऐसा नहीं था कि ये युद्ध, शुरुआत के फेज में देखोगे तो लिख लीजिए 1532 में दोहरिया के युद्ध में, बैटल ऑफ दोहरिया में अफगानों को पराजित करता है। दोहरिया, बैटल ऑफ दोहरिया में अफगानों को पराजित करता है 1532 में, 32-23 नहीं, 1532 में दोहरिया अफगानों को पराजित करता है। 1535-36 में बहादुर शाह को भी पराजित करता है। 1535-36 में लिखिएगा, बहादुर शाह को भी पराजित करता है।
क्लियर। तो ऐसे में ऐसा नहीं था कि ये लड़ाकू नहीं था, योद्धा नहीं था। अगर योद्धा नहीं होता तो युद्ध कैसे जीतता। नहीं, कहते ना कि कई बार कंडीशन हमारे खिलाफ हो जाती है। अब कंडीशन क्या खिलाफ थी, यहां तक क्लियर है कि पहले फेज में यह जीता है युद्ध, दोहरिया का युद्ध जीता है, गुजरात के शासक बहादुर शाह को पराजित किया है। लेकिन देखिए यहां के बाद इसकी इसके सामने चुनौती क्या थी, चैलेंज ये था कि इसके दो अपोनेंट थे, दो विरोधी थे। एक कौन था गुजरात में, एक कौन था, दोनों की भौगोलिक दूरी काफी ज्यादा थी। एक साथ इसको दो मोर्चों पे लड़ना था, पूरब और पश्चिम। ये अपने आप में कठिन काम था, ज्योग्राफिकल चैलेंज था, क्योंकि दोनों की दूरी काफी ज्यादा है, आने जाने में काफी समय लगेगा और एक ही समय पे दो मोर्चों पे लड़ना है और दोनों की भौगोलिक दूरी काफी ज्यादा है। ये बहुत बड़ी चुनौती थी इसका। और दूसरा क्या था, इसके भाइयों ने इसका साथ नहीं दिया। और तीसरा, कुछ पर्सनालिटी भी इसकी लेजी टाइप की थी, लग्जरियस लाइफ जीने वाला। तो इन सब का कारण रहा कि सेकेंड फेज में हार गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि यह योद्धा नहीं था, बात को समझिएगा। लेकिन चैलेंज क्या था, अब आप ही को कहा जाए कि अब बंगाल आज के डेट में भी एक साथ लड़िए तो दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। दोनों की ज्योग्राफिकल दूरी क्या है, काफी ज्यादा है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम बहुत ज्यादा है। ये समझिएगा, मेंस का व्यू दे रहा हूं। नॉर्मली लोग पढ़ देते हैं, ये है, मैं आपको बता रहा हूं। ये जब आप पढ़िएगा अच्छी किताबें तो आपको मिलेंगी कि जो इसके सामने ज्योग्राफिकल जो चैलेंज था वो काफी टफ था, क्योंकि गुजरात का शासक बहादुर शाह एक तरफ था, शेरशाह सूरी एक तरफ था, और एक ही साथ दो मोर्चे पे लड़ा जाए और दोनों की भौगोलिक दूरी ज्यादा हो, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। हाँ, इस चैलेंज में इसके भाइयों ने, जिसके जिसके बीच इसने साम्राज्य को बांट दिया था, उन्होंने भी साथ नहीं दिया इसका। और तीसरा, थोड़ा सा व्यक्तिगत भी अफीम उफीम खाने का लग्जरियस लाइफ जीने वाला व्यक्ति था। लेकिन इससे ज्यादा कंडीशन, चैलेंज काफी टफ थे। क्लियर। ये इन तीनों पॉइंटों को दिमाग में रखिएगा कि हुमायूं हारा क्यों। अब इसके बाद क्या होता है, जब ये यहां बहादुर शाह को पराजित करता रहता है, तभी तक शेर शाह सूरी बंगाल जीत लेता है। जब ये खबर आती है तो ये गुजरात से बंगाल पहुंचता है, चुनार होते हुए, चुनारगढ़ का गुजरात से जब बंगाल पहुंचता है, तब तक शेर शाह सूरी बंगाल को लूट के बंगाल छोड़ दिया रहता है। अब देखिए गलती इसकी क्या होती है, यहां तक क्लियर है। लिख लीजिएगा इसको, चैलेंज क्या था, मैंने यही चैलेंज। अब देखिए प्रॉब्लम क्या आती है, ये जब गुजरात की विजय करता रहता है 1535-36 में, सेम टाइम में शेर शाह सूरी, अफगान लीडर था, ये बंगाल को जीत लेता है। बंगाल किसके अधीन था, मुगलों के अधीन था। बंगाल को लूट लेता है, बंगाल को जीत लेता है। जब बंगाल को जीत लेता है तो ये क्या करता है, बंगाल जाने की को जाता है। जब तक ये बंगाल पहुंचता है तब तक ये बंगाल को लूट के शेर शाह सूरी बंगाल को छोड़ देता है। अब बंगाल, अब देख गलती इसकी ये होती है कि ये बंगाल से शेर शाह सूरी का पीछा नहीं करता है, ये बंगाल में एक साल रुक जाता है। ये इसकी गलती थी, बंगाल में एक साल ये रुक जाता है। तब तक शेर शाह सूरी बिहार वाले एरिया में अपने को पावरफुल कर लेता है। और जब ये यहां से चलता है तो शेर शाह सूरी इसका पीछा करना चालू कर देता है, और इसी रास्ते में चौसा में युद्ध होता है। और चौसा में शेर शाह सूरी घेर लेता है और उसमें हुमायूं क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। जब चौसा के युद्ध में पराजित हो जाता है तो हुमायूं यहां से भागना चालू करता है, और भागते भागते भागता है बिहार से कन्नौज। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है, और इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरह से हार जाता है, और इस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ता है। तब आप ये बताओ गलती किसकी थी इसमें, बताइए किसकी गलती मानी जाएगी। इसने सही रणनीति नहीं अपनाई, तो लिख लीजिएगा, पहला फेज तो विजेता है ये, सेकेंड फेज में ये जो 35-36 के बाद वाले फेज में हार जाता है, और पहला ये चौसा का युद्ध, लिख लीजिएगा चौसा का युद्ध, बक्सर के निकट बिहार में है चौसा। 1539 में चौसा का युद्ध हार जाता है। 1539 में चौसा का युद्ध हार जाता है। और यहां से भागना चालू करता है, शेर शाह सूरी इसका पीछा करता रहता है, और 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में, देखिए कन्नौज या बिलग्राम, 1540 में कन्नौज या बिलग्राम,
इस युद्ध में भी हार के भारत को इसको छोड़ के भागना पड़ता है। तो कहते हैं कि पहला फेज 1540 में हुमायूं एक तरीके से भाग जाता है और वो युद्ध होता है कन्नौज या बिलग्राम का। और हिंदुस्तान की सत्ता किसके हाथ में आ जाती है? अफगानों में। और शेर शाह सूरी लीडर बन जाता है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, यहां तक क्लियर हो गया। तो पहले फेज में, पहला जो फेज होता है 1530 से 40, जिसमें 35 तक तो ये जीतता है। जब 35 के बाद इसकी तो हारने का कारण क्या था अगर पूछा जाए तो लिख देगा। एक ही समय में दो विरोधियों का सामना करना पड़ रहा था। दोनों क्या थे? ईस्ट एंड वेस्ट पे थे। दोनों पूरब और पश्चिम में थे। भौगोलिक डिस्टेंस काफी ज्यादा था। गुजरात और शेरशाह सूरी। इसके अलावा इसका पर्सनल जो कह सकते हैं लाइफ स्टाइल था, व्यक्तित्व था, ये भी इसके एक कारण था। भाइयों का सहयोग नहीं मिला, ये भी एक कारण था। सब लिख लीजिएगा इसके हारने का। पूर्व और पश्चिम की भौगोलिक दूरी काफी ज्यादा थी। पूरब और पश्चिम की भौगोलिक दूरी भी काफी ज्यादा थी। ये इसके हारने का कारण था। केवल इसका व्यक्तित्व तो नहीं, कई चीजें थी। इसके अलावा इसने क्या दिया, एक पॉइंट और भी आप चाहो तो ऐड कर सकते हो कि शेर शाह सूरी का तुरंत पीछा नहीं किया, बंगाल में रुकने का निर्णय ले लिया। ये भी इसकी गलती थी, बंगाल में रुकने का निर्णय ले लिया। स्टे ऑन बंगाल, बंगाल में रुकने का निर्णय भी इसका गलत था। इसको क्या करना चाहिए था? पीछा करना चाहिए था तुरंत। देखिए इसने बंगाल में रुकने का निर्णय लिया, ये भी इसकी एक हार का कारण बना। क्लियर? क्लियर? अब देखिए यहां से जब एक कन्नौज से भागना चालू किया तो सबसे पहले क्या बनेगा? अलवर की जागीर मिलेगी। इसका भाई कौन था? हिंदाल, अभी मैंने बताया। अब देखिए वहां जाके रुकता है अपने भाई के यहाँ। कन्नौज से भागेंगे तो राजस्थान होते जाएंगे तो हिंदाल अलवर वाला एरिया पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करता है? ये रुकता है। हिंदाल का गुरु है, स्पिरिचुअल गुरु है मीर अली। इसी दौरान, भागने के दौरान ही हिंदाल का स्पिरिचुअल गुरु है मीर अली। मीर अली की बिटिया है हमीदा बानो बेगम। मीर अली की बेटी है हमीदा बानो बेगम। इससे क्या करता है? शादी कर लेता है। मीर अली की बेटी हमीदा बानो बेगम से शादी कर लेता है। जब शादी करता है तो हिंदाल भी सपोर्ट करना छोड़ देता है। क्लियर? तो इसी दौरान क्या करता है? मीर अली की लड़की है हमीदा बानो बेगम से, दे मैरिड टू हमीदा बानो बेगम, डॉटर ऑफ मीर अली। अकबर इसी से पैदा होता है। अकबर जो है हमीदा बानो बेगम और इन्हीं का लड़का है। बजाया 10-3 हो गया। क्लियर? तो ये क्या करता है? हमीदा बानो बेगम। अब यहां से ये फिर शेरशाह सूरी इसका पीछा करता है। ये अपनी वाइफ को पंजाब के राजा अमरकोट के यहाँ छोड़ देता है। पंजाब का राजा, अमरकोट का राजा है बीरसाल। पंजाब में एक राज्य था अमरकोट। यहां से भगते भगते ये भगता है अमरकोट पहुंचता है। पंजाब में अमरकोट का राजा है बीरसाल। यहां पे अपने परिवार को छोड़ के भाग जाता है, ईरान भाग जाता है 1540 में। और यहीं पे अकबर पैदा होता है अमरकोट के राजा के यहाँ।
अकबर इसीलिए कहते हैं कि अकबर के परवरिश पे राजपूतों का प्रभाव था। अकबर जो है यहीं पे अपने लड़के और बीवी को छोड़ देता है और यहाँ से भाग जाता है और पैदा होता है यही यहीं पे अकबर। ठीक है, तो पहला फेज जो था इसका 1530 से 1540, और ये भारत को पूरा राज्य जो मुगल बादशाह था, मुगल एम्पायर खत्म हो जाता है और भारत में अफगानों का राज्य आता है और उस समय रूलर है शेर शाह सूरी। क्लियर, तो ये पहला फेज है हुमायूं का। अब सोचिए मजाक बात है, 1540 से लेके 1555 तक इंतजार करता रहा और जैसे ही शेर शाह सूरी मरता है फिर भारत पे अटैक करता है और भारत को दोबारा जीतता है। 15 साल वेट किया है। ये सीखना हो तो मुगलों से ये सीखिए कि 15 साल वेट करने के बाद दोबारा भारत को फिर प्राप्त करता है। क्लियर, तो पहला फेज है 1530 से 40। शेर शाह सूरी के मरने पर लिखेगा मछुआरा और सरहिंद के युद्ध में, मछुआरा और सरहिंद के युद्ध में दोबारा ये भारत को जीत लेता है। सरहिंद का युद्ध निर्णायक होता है, दोबारा भारत प्राप्त कर लेता है। सरहिंद के युद्ध, मछुआरा और सरहिंद के युद्ध में दो युद्ध होते हैं, मछुआरा और सरहिंद का। 1555 में पहले मछुआरा का होता है 15 मई को और फिर जून में होता है सरहिंद। मतलब 1555 में मछुआरा और सरहिंद के युद्ध में भारत को दोबारा जीत लेता है और सरहिंद के युद्ध के बाद भारत दोबारा मुगलों को मिल जाता है। सरहिंद, मछुआरा और सरहिंद 1555 में होता है। मछुआरा और सरहिंद, सरहिंद के युद्ध में दोबारा भारत को जीत लेता है। तो कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध से भारत इसके हाथ से निकलता है और सरहिंद के युद्ध में दोबारा भारत को ये जीत लेता है। इस तरीके से भारत को दोबारा प्राप्त कर लेता है। 1515 साल भगोड़े के रूप में रहता है, 1555 में दोबारा भारत को प्राप्त। लेकिन कहते हैं दुर्भाग्य था कि दिल्ली में दीने पनाह की सीढ़ियों से गिर गया और इसकी मृत्यु हो जाती है। दिल्ली में दीने पनाह एक भवन था जिसकी सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए गिर गया ये, 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर, 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसीलिए लेनपुल कहता है कि हमेशा लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही इसकी मृत्यु हो गई। जीवन भर लड़खड़ाता रहा, संघर्ष करता रहा और इसी तरीके से इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्लियर, ये रहा आपका हुमायूं। मेन जो मुगल काल चालू होता है वो चालू होता है अकबर से, क्योंकि बाबर और हुमायूं को समय भारत में स्टेबल करने का नहीं मिला, ना बाबर को समय मिला ना हुमायूं को मिला, क्योंकि हुमायूं 55 में आता है, 56 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इन लोगों ने बड़े लेवल पे कोई काम नहीं किया, न एडमिनिस्ट्रेशन पे न। मेन जो चालू होता है मुगल एम्पायर सही मायने में वो चालू होता है अकबर के काल से। क्लियर, ये है आपका बाबर और हुमायूं। कोई कंफ्यूजन हो, कोई मुद्दा हो तो बताइए। इतनी चीजें अगर तैयार है तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको दिक्कत आएगी। किसी को कोई डाउट हो, कोई मुद्दा हो तो बताइए। नहीं, केवल बाबर के समय पे शक्तिशाली शासक तो बाबर के समय पे था। वहां पे विजयनगर बाद में आ गया ना, राम राय देवराय आ गया ना, राम राय का वंश आ गया, टुल्लू वंश आ गया था। क्लियर, इस समय इसका शक्तिशाली। अकबर 1556 के बाद आएगा ना, 1565 में वहां पे वो युद्ध हो गया, राक्षस तंगड़ी का युद्ध हो गया, चीजें बदल गई। क्लियर, ये पूरा मुद्दा था। और कोई डाउट? क्लियर, तो बाबर और हुमायूं हमने आपको बता दिया, कल बताऊंगा अकबर। और इस तरीके से मतलब ये इतना तैयार कर लें, किसी को कोई कंफ्यूजन हो, मतलब इतना अगर आपको तैयार है तो चाहे आप 20 साल का पेपर लगा लो, कुछ भी लगा लो, इसके बाहर क्वेश्चन यहां से नहीं पूछेगा। बस इतनी चीजें आपको कॉन्सेप्ट के साथ तैयार है। जैसे पूछ दे जो ये आ जाएगी, क्या आप मानते हैं ज्योग्राफिकल दूरी थी तो थी, आज भी बंगाल और गुजरात की काफी दूरी है, एक छोर पे है दोनों, पूरब और पश्चिम पे। तो उस एरिया को मैनेज करना, वो भी ऐसा आदमी जो लग्जरियस लाइफ जीता हो, उसके लिए बड़ा संभव नहीं था और इसी कारण से इसकी पराजय हो गई। और शेरशाह सूरी 15 साल भारत पे रूल करता है। शेरशाह सूरी के मरने के बाद उसके लड़के अयोग्य भी निकलते हैं और बाद में मछुआरा और सरहिंद के युद्ध में क्या करता है, भारत को दोबारा जीत लेता है। इस तरीके से हमारा हिस्ट्री बनता है। क्लियर?
तो कल पढ़ते हैं मैथमेटिक्स की क्लास हमारी। जैसे बताइए क्या है? हाँ तो हो जाएगा, बता दीजिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो जो बाकी है बता दीजिएगा, हो जाएगा। जो आपको लगे कि ये चीजें बाकी है, लेकिन जितना मैं बताया हूं अभी तक आपके पढ़ाने के बाद 2 बार पेपर हो चुका, और आप पेपर उठा के देख लो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं। मैं ज्यादा नहीं पढ़ाता, उल्टा से इधर उधर नहीं, टाइम नहीं काटता, लेकिन जितना बताया हूं, आप चाहे यूपी पीसीएस का पेपर आया है, अब मॉडर्न का ही देख लीजिए, चाहे यूपीएससी का पेपर हुआ, 2 पेपर हुए हैं आप लोग के सामने, या मेंस का पेपर हुआ, मेंस का भी क्वेश्चन, या यूपी पीसीएस का मेंस, कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कर सकते कि क्लास में मैंने आपको डिस्कस नहीं किया। आप ओपन जाओ, नोट्स लाओ, और क्लास में अगर आप रहे हो, आप पेपर 2 पेपर आपके सामने हुए हैं, ओपन मैं बोल रहा हूँ, आप पेपर उठा के देख लो, या अभी जो प्री हुआ है यूपी पीसीएस का, इसके पहले यूपीएससी का, क्लास के बाद यही 2 एग्जाम हुए हैं जो आप लोग को पढ़ाए थे, और मैंने अब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आप क्लास में हो लिख ना पाओ और मैंने बताया नहीं, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। अभी भी ओपन बोल रहा हूँ कि अगर इतना तैयार है तो आपका काम हो जाएगा। मतलब आप ये नहीं कहोगे कि इसके कारण आप बाहर हो गए। यहाँ तक कि ऑप्शनल में आप लोगों को पढ़ाए थे, मेंस का पेपर आया है, आप उठा के देख लीजिए, जितने क्वेश्चन बताए हैं, आप चाहे एंशिएंट हो, मेडिवल हो, मॉडर्न, सीधे आपके पढ़ाने के बाद आया है ना मेंस का, ऑप्शनल हुआ है, आप पेपर उठा के देख लीजिए। बस शर्त ये है कि आप क्लास में देखिए, बहुत ज्यादा नहीं कि इधर उधर टाइम काटू आपका बोलू, लेकिन जितना बता रहा हूं उतना करिए। काम आपका, आप क्यों आए हो? सिलेक्शन लेने आए हो ना, मामला खत्म हो जाइए, सेलेक्ट होके जाइए, अपना नंबर पाइए, तो वो चीजें आपको मिल जाएंगी। इसलिए तैयारी है, जो बाकी है बता दीजिएगा, मैं करा दूंगा।